हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं कारक और उसका प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कारक आप लोगों को बताया था, लेकिन उसमें क्या थे, कारक में बहुत सारे अपवाद होते हैं जो कि हम उसमें आपको नहीं बताए हैं। और दोस्तों, जो बाकी के कारक पिछले वीडियो में हमने कुछ कारक को पढ़ाया था और कुछ कारक को नहीं बताए थे। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण कारक को यानी कर्ता से लेके संबोधन तक सभी कारकों को हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। हाँ दोस्तों, किसी भी परीक्षाओं में यदि हिंदी व्याकरण में कारक आता है तो ये उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए कारक सबसे पहले समझते हैं कारक क्या होता है। तो देखिए कारक क्या होता है, कारक देखिए जो शब्द कर्ता क्रिया और कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। देखिए एक वाक्य में क्या क्या होता है, मुख्य रूप से एक कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है, उनमें जो संबंध जोड़ा जाता है ना वही हमारा क्या होता है, कारक होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक हम सेंटेंस लिखे हैं, राम ने रावण को मारा। अच्छा, ये ने और को हटा दीजिए। अगर ने को हटा दे रहे हैं, को हटा दे रहे हैं तो राम रावण मारा। क्या समझ में आया? सेंटेंस पूरा हुआ? नहीं हो पाया। तो एक सेंटेंस के बनने के लिए उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, कारक का होना। तो जो कि कारक यहाँ पर ने और को है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राम ये हमारा क्या है, कर्ता है। फिर राम द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, राम क्या कार्य कर रहा है, मारने का कार्य कर रहा है, तो मारा जो है क्रिया हो जाएगा। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर, यानी रावण पर पड़ रहा है, यानी मारने का प्रभाव जो है वो रावण पर पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और ये जो ने है वो हमारा कारक है, को जो है वो भी हमारा क्या है, कारक है। तो राम हमारा कर्ता हो गया, रावण कर्म हो गया, मारा क्रिया हो गया, ने कारक हो गया, को कारक हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कारक के भेद, कारक के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं और कुल भेद कितने माने जाते हैं, 8 भेद। अब आप ये कहोगे कि ये कारक तो 8 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के तो नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। यदि परीक्षाओं में पूछे कि मुख्य रूप से कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 6 मारना है। यदि पूछे कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं बस नॉर्मल तरीके से, तो बस आपको क्या मारना है, कारक के 8 भेद माने जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, संबोधन कारक और संबंध कारक क्रमशः कर्ता कारक और संप्रदान कारक से निकला हुआ है। अर्थात जो संबोधन कारक है वो कर्ता कारक से निकला हुआ है और जो संबंध कारक है वो संप्रदान कारक से निकला हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कारक होते हैं मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं और कुल 8 भेद माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कारक से संबोधन कारक निकला है और संप्रदान कारक से संबंध कारक निकला हुआ है। तो समझ में आ गया, यानी कि अगर मुख्य रूप से पूछे तो 6 प्रकार से मारना है और कुल कारक के कितने भेद होते हैं तो 8 मारना है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कारक के भेद, देखिए कारक के भेद में आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए कारक का नाम और कारक चिन्ह, देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक, ये हमारे 8 क्या है, एक कारक है। और इन कारकों का एक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, जो कि किसी न किसी वाक्य यानी हर किसी वाक्य में ये क्या होते हैं, कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। क्यों प्रयुक्त होते हैं, वाक्यों के शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ने, जब ये कर्ता कारक रहेगा तो वहां पर ने चिन्ह लगा रहेगा, या ने कर्ता कारक को जोड़ने के लिए ने का प्रयोग किया जाएगा, कर्म कारक को जोड़ने के लिए को का प्रयोग किया जाएगा, करण कारक को जोड़ने यानी करण कारक के शब्दों को जोड़ने के लिए वहां पर के द्वारा से या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। संप्रदान कारक के शब्दों को जोड़ने के लिए के लिए का प्रयोग, को या के लिए का प्रयोग किया जाएगा। और अपादान से का प्रयोग होगा, लेकिन वहां पर अलगाव होगा, ठीक है। और काके की
संबंध कारक में क्या होगा, काके की रारे नी नाने नी, मतलब संबंध को दर्शाएगा, मतलब रिश्ते को वहां पर दर्शाएगा। में ये हमारा अधिकरण कारक क्या है, इसमें में पे पर या ऊपर, में पे पर या ऊपर, ये जो चिन्ह लगेंगे ये हमारे अधिकरण कारक के संबंध अधिकरण कारक के चिन्ह होंगे। ठीक है। संबोधन कारक में क्या, हे हो अबे अरे, ये जो इस तरीके से शब्द आएगा वो संबोधन कारक में लगाया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन चीजों में क्या है बताने को तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, बट यहाँ पर हम बस इसलिए बता रहे हैं कि जो अपवाद था वो छूट गया है, और उन सारे अपवादों को हमने इकट्ठा करके जिस भी कारक का जो भी अपवाद है वो सारे के सारे अपवाद आपको दे रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ अपवाद में है, आने को तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ अपवाद को आपको जानना है। अपवाद समझ में आ गया तो समझ लो कारक आपका खत्म, कारक में कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक एक करके आप लोगों को समझाते हैं, कर्ता कारक क्या होता है, उसके अपवाद क्या होते हैं, कर्म कारक क्या होता है, उसके अपवाद क्या होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। आइए दोस्तों कर्ता कारक देखते हैं। देखिए कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, वो क्या होता है, ने होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता तो सभी लोग पहचानते हैं, कर्ता के बाद आपको यदि ने दिखाई दे जाए, दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ये दोनों बात हो सकता है। ठीक है। लेकिन कर्ता के बाद यदि ने आपको दिखाई दे रहा है तो वो हमारा कर्ता कारक होगा। जैसे देख लीजिए, कर्ता कारक के अंतर्गत वाक्यों में शब्दों को जोड़ने के लिए ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी अभी हम क्या बताएं कि कोई भी वाक्य क्या है, बगैर कारकों के सहायता से वो पूरा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे, एक वाक्य में बहुत सारे शब्द मिलेंगे, तो उसमें कर्ता के बाद यदि ने का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर हमारा क्या होगा, कर्ता कारक होगा। या दूसरे कंडीशन में देख लीजिए, जहां वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, वहां कर्ता कारक होता है। फिर से समझ लीजिए, जहां वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, वहां कर्ता कारक कहा जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, राम ने गाना गाया, राम के तुरंत, राम आपका क्या है, कर्ता है, तो राम के बाद आपको ने दिखाई दे दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर हमारा कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता के बाद तुरंत ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो कर्ता कारक। बालक ने पुस्तक पढ़ा, बालक ने पुस्तक पढ़ा, ये हमारा यहाँ पर क्या है, बालक ने यानी कर्ता ने, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। सीता गीत गाई, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीता गीत गाई, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कौन से कारक का प्रयोग हुआ है, ने तो कुछ लगा नहीं, कर्ता के बाद आपको ने नहीं लिखा है, कर्ता के बाद यानी ने का प्रयोग नहीं किया गया है इस वाक्य में। अगर इस वाक्य को हम थोड़ा सा देखें तो सीता ने गीत गाई, इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पर वही बोला गया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ने लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर सीता ने गीत गाई या सीता गीत गाई मतलब एक ही है, तो सीता ने गीत गाई, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कारक एक वाक्य में कारक कई आ सकते हैं, तो वहां पर आपको नीचे आपको क्या कर देगा, रेखा से इंडिकेट कर देगा कि उसमें, यानी जैसे यहाँ पर अगर हम कह दे रावण को, जैसे यहाँ पर हम क्या कह दे रावण को, तो रावण को में कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पर रावण को यानी कर्म कारक हो जाएगा। तो वहां पर रेखा से आपको इंडिकेट कर देगा कि इसमें कौन सा कारक है, क्योंकि कारक तो कई हो सकते हैं, लेकिन वो रेखा से क्या कर देगा, उसके नीचे इंडिकेट कर देगा और वो पूछेगा कि उसमें कौन सा कारक है, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। और हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक में कोई अपवाद नहीं होता है, कर्ता कारक में कोई अपवाद नहीं होता है, वो एकदम क्लियर होता है। कर्ता के बाद ने आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये समझना है कि वाक्य में ने का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप पहचान लेंगे, तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं।
आइए दोस्तों समझते हैं कर्म कारक। देखिए कर्म कारक का जो विभक्ति होता है, चिन्ह होता है, वो हमारा क्या होता है, को होता है। देखिए कर्म कारक के अंतर्गत वाक्यों में शब्दों को जोड़ने के लिए कर्म के बाद को का प्रयोग किया जाता है, या जहां वाक्य में कर्म के बाद को का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वहां कर्म कारक होता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म ये तीनों एकदम कंपलसरी होता ही होता है। हाँ, कहीं कहीं कर्म नहीं भी रहते हैं, लेकिन अधिकांशतः में आप लोगों को जैसा भी वाक्य बन जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको कर्म कारक यदि है तो कर्म के बाद को का प्रयोग क्या होगा, किया जाएगा। अब वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये तो सेंटेंस बताएगा। ध्यान से समझिए। देखिए अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, यहां पर देखिए अध्यापक ने, ये यहां पर हमारा कर्ता कारक है, छात्रों को दौड़ाया, तो यहां पर कर्म कारक चल रहा है, तो आपको कर्म कारक पहचानना है। तो कर्म कारक को क्या करेंगे, यहाँ पर छात्रों को दौड़ाया, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। देखिए उसने रोटी खाई, उसने रोटी को खाई, यहाँ पर को जो है वो छिपा हुआ है, तो उसने रोटी को खाई, ये आपका सही है। बालक ने पुस्तक पढ़ा, बालक ने पुस्तक को पढ़ा, पुस्तक पढ़ा, यहाँ पर को क्या है, छुपा हुआ है, तो यहाँ पर बालक ने पुस्तक को पढ़ा, ये आपका सही होगा। तो दोस्तों ये तो सब लोग समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, अपवाद। इसमें यदि अपवाद समझ गए तो फिर आपका कभी गलत नहीं होगा, और इन्हीं अपवादों से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलते हैं। तो ये अपवादों को ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि को देख लिए और सीधे मार दिए कर्म कारक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा समझना है और समझ के मारना है चीजों को। ध्यान दीजिएगा। अपवाद, यदि हिंदी वाक्य में निम्नलिखित शब्दों में से कोई भी शब्द आए तो उसमें कर्म कारक का ही प्रयोग होता है। तो ये आप शब्द जो देख रहे हैं, ये सभी शब्द किसी भी वाक्य में यदि मिल जाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे दूध दुहना, याच, याच मतलब मांगना, भीख मांगना, पक पकाना, यानी पक मतलब खाना बनाना या खाना पकाना, ठीक है। और दंड मतलब दंडित करना, ची ची मतलब चुनना, ब्रू ब्रू मतलब बोलना, नी नी मतलब ले जाना, चुराना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, परितः, परितः मतलब चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, इस तरीके से कोई शब्द हो। गत्यार्थक योग्य मतलब जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में, ये इत्यादि यदि शब्द आपको मिल जाए तो समझ लेना कि उसमें क्या है, कर्म कारक है। फिर आपको कुछ भी नहीं देखना है दोस्तों, इसको आपको याद करना है। दूध दुहना, याच मांगना, पक मतलब खाना बनाना या खाना पकाना, दंडित करना, ची मतलब चुनना, ब्रू बोलना, नी मतलब ले जाना, चुराना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, इन सभी को आपको क्या करना है, याद करना है। आइए दोस्तों हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, देखिए वह गाय से दूध दुहता है। अच्छा, गाय से दूध दुहता है, आप से देख लिए तो आप क्या मारोगे, यहाँ पर हम कर्म कारक का एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, और से देखते ही आप क्या मारोगे, यहाँ पर से देखते ही तुरंत आप मारोगे कि ये हमारा क्या है, करण कारक है। लेकिन दोस्तों यही से क्वेश्चन गलत होता है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा। यानी वह गाय से दूध दुहता है, से देखने के बाद तुरंत करण से, यानी आप करण कारक तुरंत मार दोगे, लेकिन वहां पर गलत हो जाएगा। तो इन सब शब्दों को याद कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर कर्म कारक होगा, लेकिन आप 100% क्या मारोगे, करण कारक मार दोगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, गांव के चारों ओर वृक्ष है, चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, इस तरीके से यदि शब्द में मिले, वाक्य में मिले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। शहर के दोनों ओर नदी बहती है, फिर से शहर के दोनों ओर नदी बहती है, ये हमारा कर्म कारक हो जाएगा। माँ रसोई घर में खाना पकाती है, तो यहाँ पर देखिए पकाना, खाना बनाना, इस तरीके से जो भी शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। वह पौधों से फूल चुनता है, चुनना, देखिए ची मतलब चुनना होता है ना,
तो चुनना, यहाँ जहां पर भी चुनने से रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाए उस वाक्य को आपको हमेशा कर्म कारक ही मारना है। चोर दुकान से धन चुराता है, चोर दुकान से धन चुराता है। देखो चुराना, चुराना यहाँ पर है ना, तो वही बोल रहा है, ये तुरंत आपका कर्म कारक हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को दंडित करता है, देखो दंड करना है ना, दंडित करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। भिखारी राजमहल से भीख मांगता है, राजमहल से भीख मांगता है, ये भी याच करता है, देखिए हमारा क्या है, कर्म कारक हो जाएगा। और मुनि वन में जाते हैं, वन में जाते हैं, ये गत्यात्मक यानी जाने के अर्थ में, जाना, समझ रहे हो, साथ जाना नहीं, हम सिर्फ जाने की बात कर रहे हैं। जैसे वह बाजार जाता है, मुनि वन जाते हैं, इस तरीके से यदि आपको शब्द मिल जाएंगे तो वो सभी के सभी शब्द क्या हो जाएंगे, कर्म कारक के अंतर्गत चले जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा कर्म कारक है। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो फिर कर्म कारक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि परीक्षाओं में आएगा वो निश्चित तौर पर आप लोग कर लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। आइए दोस्तों देखते हैं करण कारक क्या होता है। देखिए करण कारक का अर्थ होता है, करण मतलब साधन, मतलब कार्य जिस भी साधन से संपन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं, करण या साधन। तो करण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से, जिसका मतलब होता है के द्वारा, मतलब उस साधन के द्वारा कार्य क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल से आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए अगर वो साधन ना हो तो वो कार्य कभी संपन्न ही नहीं हो पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, सीता साइकिल से कोचिंग आई है, सीता साइकिल से कोचिंग आई है, तो देखिए किस साधन से कोचिंग पर गई है, साइकिल से। अगर साइकिल को आप यहाँ पर उस साधन को आप ढूंढ लो और उसको हटा दो तो कार्य संभव नहीं हो पाएगा। अगर इस साइकिल को हटा देंगे तो सीता से कोचिंग आई है, मतलब कैसे आई है पता नहीं चलेगा ना, कभी कोचिंग पर पहुंची नहीं पाएगी। तो इस तरीके से ध्यान से समझना है, आपको साधन ढूंढना है। अगर ये साइकिल नहीं होता तो सीता कोचिंग पर कभी नहीं पहुंचती। जैसे देखो वह कलम से पत्र लिखता है, अगर वह कलम नहीं होता, वह कलम नहीं होता तो पत्र क्या लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। तो आपको अगर उस करण यानी उस साधन का यदि अभाव होगा तो वो कार्य संपन्न नहीं होगा। तो उस करण को या उस साधन को आप अपने दिमाग में बैठा के खोज लीजिए, बस आपका करण कारक संपन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए पिताजी रोग से ग्रस्त हैं। अच्छा, जब रोग ही ना हो तो वो किससे कैसे ग्रसित होंगे, जब रोग ही ना हो तो वो ग्रसित कैसे होंगे, समझ रहे हो ना। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अगर देखिए वृक्ष काटता तो है ठीक है, लेकिन कुल्हाड़ी से काट रहा है ना, तो कुल्हाड़ी यदि न हो तो क्या वो वृक्ष कटा जाएगा। मतलब आपको हर हाल में उस साधन को ढूंढना है जिससे कार्य संपन्न हो रहा है। बात समझ में आ गया। तो दोस्तों ये समझ में तो आ ही गया होगा। अब आपको अपवाद की तरफ चलते हैं, जो कि परीक्षाओं में अपवाद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अपवाद में यहाँ पर देखिए साथ है, अंग भंग है, समय पूछना, समय बताना, ये तीन ही अपवाद इसमें है। अगर देखिए आप किसी के साथ जा रहे हो, साथ मतलब किसी भी वाक्य में यदि साथ आ गया तो समझ लेना है आपको, कारक फिर नहीं देखना है कि उसमें कौन सा कारक और हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है, सीधे आपको करण कारक मार देना है। तो जैसे देखिए मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूँ, किसके साथ, पिताजी के साथ, पिताजी के साथ बाजार जाता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। देखिए मैं परी के साथ टहलने जाता हूं, मैं परी के साथ टहलने जाता हूं, परी के साथ टहलने जाता हूं, वहां पर साथ आया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। कोमल दोनों कानों से बहरी है, देखिए उसके शरीर का पार्ट कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, क्योंकि वो बहरी है तो अंग भंग वहां पर हो रहा है, तो ये हमारा तुरंत क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। वह पैर से क्या है, लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी अंग भंग हो रहा है। देखिए समय पूछना, समय बताना, यानी आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, अगर कोई पूछ रहा है तो इसमें भी क्या है, करण कारक है। आज शाम को
8 बजे क्या है पार्टी है, इसमें भी क्या है करण कारक है। अगर टाइम बता रहे हो तो, सम टाइम पूछ रहे हो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। और किसी में भी समय का बाउंडेशन दे दिया तो वो आपको समझना है कि वो हमारा क्या हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान में क्या होता है, जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है को या होता है या के लिए। बस देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो के लिए आपका कोष्टक नहीं है, कोष्टक में जो के लिए लिखा गया है बस इसी के लिए आपको पकड़ना है। चाहे कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें आपको ये पकड़ना है कि के लिए का प्रयोग उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। बस इसी को आपको पकड़ लेना है, फिर उसके बाद आप सब कुछ कर लेंगे। बस ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसे सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो के लिए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं। अच्छा, पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हैं ना, सब्जी खरीदने के लिए बाजार तो गए हैं, लेकिन आप दूसरे शब्द दूसरे अर्थों में इस तरीके से भी समझ सकते हो कि पिताजी सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हैं, समझ सकते हैं ना। बस ऐसे, परी मुझसे मिलने आई है, यानी परी मुझसे मिलने के लिए आई है, हो सकता है ना। बस के लिए क्या, के लिए को आप पहचान लो, हो गया आपका। फिर देखिए, बच्चा पढ़ने स्कूल गया है, बच्चा पढ़ने स्कूल गया है, यानी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल गया है। दूसरे शब्दों दूसरे अर्थों में इस तरीके से निकल रहा है ना। बस वही, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, माँ ने बच्चों के लिए क्या दिए, खिलौने दिए, इस तरीके से शब्द निकलेगा, अर्थ निकलेगा। बस ऐसे ही आपको समझना है, चाहे कुछ भी दे आपको बस समझ जाना है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसमें अपवाद जो है, अपवाद को आपको समझना है। देखिए, अगर आपके वाक्य में जो है नमस्कार शब्द आ गया या कोई वस्तु सदा के लिए दी जाए, सदा के लिए दे दी जाए, समझ रहे हो ना। जैसे कोई वस्तु सदा के लिए दे रहे हो तो फिर वो वापस नहीं लोगे, मतलब इसमें क्या होता है, कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाए। देवताओं को समर्पित, यानी देवताओं को जो हम चढ़ाते हैं फूल फल मिठाई वगैरह, जो देवताओं के लिए समर्पित होते हैं, वो शब्द भी यदि ऐसा कुछ आ जाए तो समझ जाना है कि वो हमारा क्या है, संप्रदान कारक है, ठीक है। देखिए इससे अपवाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए। गुरु जी को नमस्कार है, अब यहाँ पर को देख कर कर्ता ने कर्म को मतलब कर्म कारण मार दोगे, बस गलत हो गया। तो आपको यही चीज जो हम बता रहे हैं, बस इसी को आपको ध्यान रखना है। तो नमस्कार यदि आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक में चला जाएगा। अब देखिए, माता जी को सादर प्रणाम है, माता जी को सादर प्रणाम है, ये हमारा है संप्रदान कारक, लेकिन को देखते ही तुरंत हम क्या करेंगे, कर्म कारक पर मार देंगे, ठीक है। फिर राजा ब्राह्मण को दान देता है, जो राजा है वो ब्राह्मण को दान देता है, तो ऐसा नहीं ना है कि बाद में ब्राह्मण वो जो दान किया है उसको वापस राजा को देते, वो ऐसा नहीं ना होता है। मतलब यहाँ पर राजा दान कर रहा है तो वो हमेशा के लिए दान कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। मैंने अपनी कार पवन को दे दिया, मैंने अपनी कार पवन को दे दिया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, समझिए बात को। यहाँ पर मैंने अपनी कार पवन को दे दिया, अगर बाई द वे वो हम उससे बाद में वापस ले लेंगे तो वो संप्रदान में नहीं होगा। अब यहाँ पर दिए हैं तो उसको हमेशा के लिए दे दिए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, यानी जित हवन सामग्री का मतलब होता है भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी सामान है वो सब के सब देवताओं के लिए क्या है, समर्पित है। तो ये हमारे शब्द क्या हो जाएंगे, ये हमारे वाक्य क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, कटप्पा का पूरा जीवन काकतीय वंश को समर्पित था,
मतलब कटप्पा का जो पूरा जीवन है काकतीय वंश के लिए समर्पित था। तो ये ऐसे वाक्य क्या होंगे, संप्रदान कारक के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें भी को, 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 सब में को आ रहा है, तो क्या ये हमारा कर्म कारक हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये कर्म कारक नहीं होगा। बस यहीं पर सब लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो ये गलतियां ही आपको सुधारना है। यदि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बेस्ट रहना है तो आपको इन्हीं सब गलतियों को क्या करना है, सुधारना है। दोस्तों बस थोड़ा सा और है, बस आप बने रहिए, बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही समाप्त हो जाए, बट चूंकि सभी कारकों को एक साथ पढ़ा रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लेकिन जैसे दोस्तों इतना देर तक बस थोड़ा देर और वेट कीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कारक कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस एक बार इसको अच्छे से समझ लो। आइए दोस्तों देखते हैं अपादान कारक। देखिए अपादान कारक की जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, अलगाव होता है। दोस्तों किसी भी वाक्य में यदि आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें अलगाव हो रहे हैं कि नहीं, मतलब दो वस्तु या दो व्यक्ति या दो स्थान, मतलब दो लोग एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। बस आप देखिए एग्जाम्पल में क्या है, वह गांव से पढ़ने आया। अच्छा, गांव से पढ़ने के लिए आया, जब गांव से पढ़ने के लिए आ रहा है तो गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहा है। तो जो व्यक्ति है और जो गांव है दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं ना, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, अलगाव हो रहा है, तो फिर अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जो पत्ता होते हैं जब पेड़ से टूट के अलग हो जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए यानी अलग हो गए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है। अच्छा, जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा है वो हिमालय से निकलकर बहुत दूर चली जाती है, ठीक है ना। मतलब अब एक जगह से निकलती है तो उसकी जो धारा होती है, उस जल का जो प्रवाह होता है, वो जल जो होता है वहीं स्थिर नहीं रहता है, वो बहुत दूर चली जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी का मतलब क्या है, बिल्ली जो है वो छत से क्या हो रही है, अलग हो जा रही है, कूद जा रही है, तो मतलब दोनों में क्या हो जा रहा है, अलगाव हो जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा अपवाद होता है जो कि आपको परीक्षाओं में बहुत बार दिया गया है। देखिए यहाँ पर अपवाद में क्या है, जहां पर दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं की आपस में क्या किया जाए, तुलना किया जाए या कंपेयर किया जाए, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर थे। राम जो है सीता से अधिक सुंदर थे, यानी राम और सीता की यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है कि कौन ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम सीता से अधिक सुंदर थे, ये आपको बताया जा रहा है, तो ये शब्द आपका अपादान कारक हो जाएगा। देखिए सीता गीता से बड़ी है, जो सीता है वो गीता से बड़ी है, यहाँ पर भी दोनों में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, तुलना किया जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। देखिए परी चांद से भी अधिक सुंदर है। परी चांद से भी अधिक सुंदर है, यानी परी की और चांद की यहाँ पर क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। दोस्तों देखिए संबंध कारक। देखिए संबंध कारक में क्या होता है कि रिश्ता जुड़ा होता है, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, रिश्ता जुड़ा होता है, संबंध होता है, ठीक है। तो ये संबंध किन किन चिन्हों से इंडिकेट किया जा सकता है। देखिए संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री,
कि दोनों के संबंधों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों में क्या होगा, आपस में संबंध होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे देख लीजिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ और 4 पुत्र, समझ रहे हो, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यानी कि ये 4 पुत्र किसके थे, राजा दशरथ के। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। तो दोनों में क्या हो रहा है, आपस में संबंध हो रहा है, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो ये हमारा संबंध कारक हो जाएगा। राधा की बड़ी बहन स्कूल गई। अब यहाँ पर राधा की बड़ी बहन, राधा की बड़ी बहन, बड़ी बहन और राधा की, मतलब दोनों में क्या है, एक दूसरे से संबंध है। तो ये हमारा संबंध कारक हो जाएगा। और इसमें एक बात ध्यान देना है, अपवाद एक छोटा सा है, जहां कोई वस्तु सदा के लिए न दी जाए, जहां कोई वस्तु सदा के लिए न दी जाए। देखो, जब सदा के लिए दे देते थे तो वो हमारा किस में था, संप्रदान कारक में था। और यहाँ पर क्या है, जब कोई वस्तु सदा के लिए न दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं धोबी को कपड़े देता हूं। अच्छा, आप ही बताइए, आप धोबी को कपड़े दे रहे हो तो हमेशा के लिए दे रहे हो, उससे फिर हमको वापस लेना है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो वाक्य होंगे वो सब के सब क्या होंगे, संबंध कारक के अंतर्गत जाएंगे। जैसे देख लीजिए, मैं धोबी को कपड़े देता हूं, ये हमारा संबंध कारक हो जाएगा। रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है तो फिर वापस भी उससे लेगा। यदि इस तरीके से कोई भी शब्द आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संबंध कारक के अंतर्गत चला जाएगा। दोस्तों, बस 2 ठो और बचा है, एक अधिकरण और एक संबोधन। बस 2 से 5 मिनट के अंदर में वीडियो समाप्त हो जाएगा, बस 2 मिनट और ध्यान दीजिए। दोस्तों, अधिकरण कारक में क्या होता है, देखिए चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह होता है में, पे, पर या ऊपर। अधिकरण कारक समझने से पहले अधिकरण का अर्थ समझते हैं। अधिकरण का मतलब होता है कि जिस पर मेरा अधिकार हो, वो हमारा क्या कहलाता है, अधिकरण। जिसका कारक चिन्ह क्या होगा, देखिए में, पे, पर या ऊपर, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो देखिए, छात्र कमरे में है, तो कमरे में किसका अधिकार है, छात्र का अधिकार है, और में भी आ रहा है। तो कमरे में अधिकार किसका है, जब छात्र उस कमरे में है तो छात्र का ही अधिकार है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। देखिए, हमारी सभी पुस्तकें मेज पर रख दो। अच्छा, मेज पर रख दो, जो पुस्तक है वो मेज पर रखा जा रहा है, ठीक है। तो मेज पर किसका अधिकार हो जाएगा, पुस्तकों का अधिकार हो जाएगा कि नहीं। तो पुस्तक, मेज पर पुस्तक है, तो मेज पर पुस्तक है तो पुस्तकों का अधिकार मेज पर हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। यानी मेज के ऊपर रख रहा है या मेज पर, मतलब यहां से भी कंफर्म हो रहा है, और दूसरा जो तरीका हम बता रहे उधर से भी क्लियर हो रहा है। देखिए, बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो चारपाई पर किसका अधिकार है, उस बच्चे का अधिकार है ना। तो बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो ये भी हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। देखिए, मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, छत पर मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो छत पर किसका अधिकार है, जो पतंग उड़ा रहा है, तो मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो छत पर मोहन का क्या है, अधिकार है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आपको समझना है कि देखो, आपको यहां से भी कंफर्म हो जाए, और दूसरा तरीका बाय द वे आप भूल जाओ, मतलब इसको यदि आप भूल जाओ तो अधिकरण में क्या होता है, अधिकार होता है। किसका अधिकार, देख लीजिए आपको किस पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, छात्र कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में छात्र का अधिकार है। हमारी पुस्तकें मेज पर रख दो, तो मेज पर पुस्तकों का अधिकार हो जाएगा। बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो चारपाई पर अधिकार किसका हो जाएगा, बच्चे का हो जाएगा। और मोहन छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो छत पर किसका अधिकार हो जाएगा, मोहन का अधिकार हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। और दूसरा तरीका तो आपके पास है, में, पे, पर। अगर इस तरीके से अगर कोई भी शब्द में आ जाए तो फिर आपको समझ लेना है कि वही हमारा क्या होगा, अधिकरण कारक ही होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसमें कोई अपवाद नहीं होता है, तो ये हमारा बिल्कुल इसमें अपवाद नहीं होता है एकदम। देखिए, संबोधन में क्या होता है, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा।
संबोधन में देखिए चिन्ह क्या होता है, हे, हो, अरे, अबे, इस तरीके से आपको शब्द मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए, हे, तुम क्या कर रहे हो, अबे, वह कहाँ गया, अरे, राधा भाग गई। इस तरीके से आपको शब्द मिलेंगे जिसमें कि संबोधन चिन्ह लगा रहता है। तो यानी इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। ये आप लोग बहुत अच्छे से पहचान लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही हिंदी के मैथ के और रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।